हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने जो वीडियो देखी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उससे सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में डालिए। आपको ये हाईलाइटेड नोट्स और युग्नू के प्लस हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करिए। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं मल्टी कल्चरलिज्म, जिसका मतलब होता है बहुसंस्कृतिवाद। तो हम शुरुआत करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है। चैप्टर में भी वही डिस्कशन हुई है। तो बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है कि जहाँ एक कल्चर है और वहाँ पे अनेक कल्चर आ गए। आप अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में यूरोप के बहुत सारे लोग चले गए थे रहने के लिए, और जो भी बहुत ही एडवांस हो गए कंट्रीज़, उससे कई डिफरेंट लोगों से, जैसे हम लोगों का भी तो सपना होता है, बहुत लोगों का सपना होगा कि हम अमेरिका रहेंगे या यूरोप रहेंगे, क्योंकि वो बहुत आगे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जीत गई थी, तो इन सब टाइम पे लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने माइग्रेट किया। अमेरिका गए, यूरोप गए, ऑस्ट्रेलिया गए, अलग अलग देशों में गए। तो जब हम अलग अलग देशों में गए और अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिले, तब एजुकेशनिस्ट, जो शिक्षावादी लोग हैं, उनको लगा कि अब हमें ऐसे सोसाइटी या ऐसे शिक्षा प्रणाली शुरू करनी पड़ेगी, ऐसे पढ़ाना पड़ेगा कि हम हर कल्चर की थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों को पढ़ा सके। अब आप पूछ सकते हैं इसका रीज़न क्या है। देखिए, अगर हम अपने बारे में केवल जानेंगे, अपने कल्चर के बारे में, हम तो बड़े हुए हैं उस कल्चर के साथ, तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट कल्चर के बारे में जानते हैं तो हमारी पर्सपेक्टिव खुलती है। कहते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, कल्चरल शॉक। वो क्यों लगता है हमको? क्योंकि हमें उस कल्चर के बारे में शायद पता नहीं, उसके बारे में कुछ न्यू पता चलता है तो हमें कल्चरल शॉक लगता है और हम सोचते हैं, अरे ये सोसाइटी ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे ऐसे भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ सालों पहले सुना था कि साउथ कोरिया में रात को लड़कियां 12-1 बजे तक अकेले घूमती है, तो मुझे लगा हाँ, तो इंडिया में ऐसा होता नहीं है। तो मेरी पर्सपेक्टिव बदली कि नहीं, ऐसा हो सकता है, हम अपनी सोसाइटी को भी बदल सकते हैं और यहाँ भी रात को 12-1 बजे 2 बजे लड़कियां घूम सकती हैं, अकेले भी घूम सकती हैं। मतलब हम सोसाइटी को सेफ बना सकते हैं, ऐसी पर्सपेक्टिव आई। तो जब भी हम मल्टी कल्चरल एजुकेशन में जाते हैं या पढ़ते हैं, हम शिक्षा लेते हैं जिसमें हम बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ज्ञान होता है। हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ती है और हम बहुत कुछ सोचने की अपनी जो शक्ति होती है तो उसे बढ़ाते हैं। अब मल्टी कल्चरल सोसाइटी का एग्जाम्पल ले तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कल्चर का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कल्चर आप जैसे समझते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी होती है, और सॉरी, कल्चर संस्कृति होती है जिसमें उनके बिहेवियर पैटर्न, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उनके कस्टम, उनके रीति रिवाज, उनके ट्रेडिशन, उनका म्यूज़िक, उनका खाने का तरीका, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है। और इग्नू की बुक में ये बहुत ही अच्छी लाइन एक लिखी हुई है कि कल्चर में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नॉट सुपीरियर और इन्फीरियर टू ईच अदर। कल्चर यानी संस्कृति अलग हो सकती है एक दूसरे से। मान लीजिए हमारी भारतीय संस्कृति यूरोप की संस्कृति से अलग हो सकती है, अमेरिका की संस्कृति से अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी और उनकी खराब है, या उनकी संस्कृति बहुत खराब है और हमारी अच्छी। यानी हर संस्कृति की अपनी एक खूबसूरती होती है, तो हम उसको अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि वो ये वेस्टर्न कल्चर अच्छा नहीं है। नहीं, उनके लिए वो अच्छा है, भले वो हमारे लिए अच्छा ना हो। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी का कल्चर खराब है। यहाँ यूनेस्को का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कोट करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, हमारी जो संस्कृति है वो हमारे व्यवहार को भी थोड़ा बदल देती है, हमारे विचारधारा को भी बदल देती है। कुछ लोग हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में होंगे जो ऐसे देखते होंगे कि वो संस्कृति अच्छी नहीं है या वो संस्कृति अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे हमने बात की ऊपर, हर संस्कृति की अपनी खूबसूरती, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो अच्छी नहीं है। जैसा वहाँ पे समाज है, वहाँ पे उनकी संस्कृति वैसी है, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं जब हम उस जगह पे हैं ही नहीं तो। ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि भले संस्कृतियाँ अलग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऊंची नहीं, नीची नहीं है, और दूसरी ये है कि वो ऑपोजिट नहीं है। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, विपरीत नहीं है।
अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? विपरीत नहीं है। मान लीजिए कि कहा जाता है कि भारतीय कल्चर वेस्टर्न कल्चर से विपरीत है या अलग है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी वेस्टर्न कल्चर जैसी हैं या कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, एक दूसरे के मतलब एक जैसी नहीं है। अब हर कल्चर के कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हम उनको एक जैसा बना देंगे तो फिर हमारे बीच में डिफरेंस ही कैसा रहेगा? यानी आपको बात समझना है कि जो कल्चर होता है वो विपरीत नहीं होता और ऊंचा नीचा नहीं होता। उसके बाद इन मेनी सोसाइटी देयर आर ग्रुप्स हु आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है कि एक ही समाज में बहुत सारी संस्कृतियाँ होती हैं जिनके जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग होते हैं। भारतीय संस्कृति को देख लीजिए, यहाँ पे बहुत आपको अलग अलग धर्म के अलग अलग चीज़ें करने वाले, प्रैक्टिसेस करने वाले लोग मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेजॉरिटी को देख के एक सब कल्चर बना लेते हैं, तो वो भी एक चीज़ हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। अब को एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सब कल्चर बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल वास्टनेस, न्यू सब कल्चर्स आर एडेड टू दिस अराइवल ऑफ इमिग्रेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। क्या होता है कि एक कल्चर रह रहा है, एक दूसरा कल्चर आता है, एक दूसरे कल्चर के लोग आते हैं, इमिग्रेट हो गया कैसे भी, और वो कल्चर इतना बड़ा है, वहाँ पे ऑलरेडी सब कल्चर है। सब कल्चर मतलब क्या, एक मेन डोमिनेंट कल्चर होगा और उसके कुछ मतलब विचारधारा या कुछ तरीकों से और कुछ थोड़े डिफरेंट फीचर्स से एक सब कल्चर डेवलप हो जाएगा। यानी दूसरी एक संस्कृति होगी जो उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसके बाद हमने इसको सब कल्चर बोल दिया है। कोई इमिग्रेंट ग्रुप आएगा, उसका कल्चर होगा, उसने कुछ डोमिनेंट ग्रुप जो वहाँ पे बहुत पॉपुलर है, जिसकी संस्कृति बहुत पॉपुलर है, उससे कुछ लिया और एक और सब कल्चर डेवलप हो गया। अब हमें 3 चीज़ें इस बॉक्स में दी हैं, मोनोकल्चरलिज्म, मेल्टिंग पॉइंट एंड मल्टीकल्चरलिज्म। आप जब भी न्यूज़पेपर उठाएंगे और जहाँ भी सोसाइटी का डिस्कशन होगा और सोशोलॉजी का डिस्कशन होगा, ये 3 वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं और मुझसे कई मेरे जूनियर लोगों ने इसके मतलब भी पूछे हैं, तो मैं इसको एक्चुअली डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म तो आप समझ गए, the policy that facilitates immigrant and others to preserve their culture with a different culture interacting peacefully with one नेशन। अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मल्टीकल्चरलिज्म का वही है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे देशों के लोग माइग्रेट करके गए हैं। जैसे कि फ्रांस के शुरुआत में ही वहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन के काफ़ी लोग चले गए थे, बाद में बहुत सारी जर्मनी वगैरह देशों के भी गए, और जैसे जैसे वो बहुत डेवलप हुआ, फर्स्ट नेशन बन गया, तो साउथ कोरिया, फिलीपींस, चाइना और अन्य देशों के बहुत सारे लोग, भारतीय लोग वहाँ बस चुके हैं, तो वहाँ बहुत सारे कल्चर है साथ में। तो क्या होता है कि जो बाहर से गए हैं उनको अपनी संस्कृति को प्रिजर्व, बचा के रखने की आज़ादी होती है, और सारी संस्कृतियों का एक मिलाप होता है जहाँ पे हर एक ही देश में हर संस्कृति एक दूसरे की इज्जत करती है। मेल्टिंग पॉइंट, अगेन इसमें यूनाइटेड स्टेट्स इन अमेरिका का एग्जाम्पल दिया है। द ट्रेडिशनल व्यू हैज़ बीन वन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट वेयर ऑल इमिग्रेंट्स कल्चर आर मिक्सड एंड एमिग्रेटेड विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। मतलब सारे लोग आए, उनका कल्चर मिक्स हो गया और एक कुछ अलग सा ही बन गया, और इसमें स्टेट ने कुछ, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अलग अलग जगहों से लोग आए, उनका एक मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे सब कुछ को एक हम पॉट में डाल दिए और सब मेल्ट होके कुछ नया ही बन गया, तो उसे मेल्टिंग। मोनोकल्चरलिज्म क्या होता है कि आप अलग अलग कल्चरों के आए और सब ने एक मिल के साथ में एक, मतलब एक जैसे कल्चर में ढल गए, आप ये समझ सकते हैं इसी भाषा में। उसके बाद अब मल्टी कल्चरल सोसाइटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर, आपको पता होगा कि जैसे ही दूसरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो एक नया टाइप का वॉर शुरू होता है, वो है कोल्ड वॉर। तो ये कोल्ड वॉर होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड जो लिबरल डेमोक्रेसीज होती हैं वो बोलती हैं कि हर जगह डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जिसमें अमेरिका और अन्य देश होते हैं, और दूसरा वर्ल्ड डिवीज़न हो जाता है यूएसएसआर का, यानी रशिया का, जो बोलते हैं कि कम्युनिज्म हर जगह आना चाहिए, समाजवाद आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि लेकिन जीत किसकी हो रही होती है कोल्ड वॉर में? आपको पता है कि अमेरिका ही फर्स्ट वर्ल्ड बन जाता है और उसी की जीत होती है। तभी से मल्टीकल्चरलिज्म आने लगता है, और बहुत सारे जो दुनिया में होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शुरू हो जाते हैं उसी टाइम पे, ठीक है। मूवमेंट लाइक किस किस चीज़ों के लिए,
जैसे कि कोई राजा है उसके प्रति, या कोई धार्मिक स्टेट है उसके प्रति, या औपनिवेशिक है, मतलब मान लीजिए हमारे पे भी उस टाइम पे अंग्रेजों का ही वो होता है, उसके प्रति, इन सब के प्रति लोगों के बीच में गुस्सा होता है, और बहुत सारे आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और भी बहुत सारे मूवमेंट, ब्लैक सिविल राइट्स, मतलब जो अश्वेत लोग हैं उनके जो राइट्स है वो, उनके लिए भी, स्टूडेंट के, विमेन के, जो रिलीजन में माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, इंडिजीनियस जो लोग हैं, मतलब जो उसी लैंड के, अमेरिका के जो लोग हैं, मतलब वहीं के जो पहले से ही थे और बाद में लोग तो वहाँ पे आए ना अमेरिका में, उनके पूरे, मतलब अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे मूवमेंट शुरू हो जाता है इन सारे राइट्स के लिए, यानी एकदम जागृति सबके अंदर आ जाती है। और फिर हम बात करते हैं कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है। अब मल्टी कल्चरल या बहुसांस्कृतिक जो सोसाइटी है, समाज है, वो कैसे बनता है, उसकी बहुत बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री होती है, और जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं अन्य देशों से और एक जगह बस जाते हैं, और जहाँ पे कल्चर, एक मतलब अपना कल्चर शेयर करने लगते हैं और एक दूसरे के कल्चर के प्रति इज्जत आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं कि वहाँ मल्टीकल्चरलिज्म डेवलप हो गया। ठीक है, बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि अभी भी अमेरिका में मतलब ब्लैक्स के साथ, तो थोड़ी बहुत तो देखिए समस्या हर जगह होती है, पर अमेरिका मल्टीकल्चरलिज्म का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इवन हमारा इंडिया भी हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थोड़ी बहुत इश्यूज हर जगह होती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। फिर मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ में सर्टेन ग्रुप्स होती हैं जो वीक होती हैं, जो कमज़ोर होती हैं, कैसे, आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, और पॉलिटिकली उनके पास राइट्स नहीं होती। ये मार्जिनलाइज जो ग्रुप होती हैं, ये जल्दी से, इनकी सोशल मोबिलिटी नहीं होती है, ऊपर नहीं पहुंच पाते, इनकी वो नहीं मिल पाती, तो ये लोग सब कल्चर बना लेते हैं वहीं पे, कुछ डोमिनेंट का, और ये ऑपोजिशनल टाइप का हो जाता है, थोड़ा कट्टर टाइप के हो जाते हैं, ठीक ना। लेकिन और ये अपने राइट्स मांगने लगते हैं, ये भी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हो सकता है। ठीक है, multicultural society provides social, political and economic space for articulation of views in all ethnic religion groups। तो बहुसंस्कृतिक जो समाज होता है वो हर किसी को आज़ादी देता है कि वो अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारधारा को रख सके, चाहे वो कितने भी छोटे बड़े कल्चर हो, और अपने राइट्स की मांग कर सकते हैं। कल्चरल आइडेंटिटीज आर इंक्लूसिव, मतलब किसी भी, अगर आप बहुसंस्कृतिक कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फिलीपींस से गए हैं तो आपको अमेरिकन क्रिश्चियन ही बनना पड़ेगा, अमेरिकन ही बिहेव करना पड़ेगा। नहीं, आप अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यही मल्टीकल्चरलिज्म है। ये चैप्टर बहुत इजी है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर कहीं नहीं जाते। होप करते हैं कि इस बार भी आए, इवन इस बार असाइनमेंट में मल्टीकल्चरलिज्म पे क्वेश्चन है, तो होप करते हैं कि एग्ज़ाम में भी आ जाए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये चैप्टर अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और समटाइम्स होता है कि ग्रुप में हम हाईलाइटेड दे देते हैं और हैंड रिटन देने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हाइलाइटेड पार्ट को ही हम नोट्स में लिखते हैं, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं भी अगर आप नोट्स बनाए, बस हाइलाइटेड में से वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।